हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, जो कि हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, उसे ही आगे बढ़ाते हुए पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्सर्जी उत्पादन एवं उनका निष्कासन का आधा पार्ट और आधा चैप्टर हो गया था और आज कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हो जाए, यानी कि पूरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे आज। तो बिना समय गवाए आगे शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? अगला टॉपिक है निस्यंदन छनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि, जो कि हमने कल यहीं पे छोड़ा था, तो आज यहीं से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उनके प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेड्यूला इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वल्कुट की ओर 300 मिली ऑस्मोसिस पर लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 मिली ऑस्मोसिस प्रति लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिससे हेनले लूप का अवरोही भुजा के साथ विनिमय क्रिया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंदन का सांद्रण करती है। चित्र में दिया हुआ है, हमारे वृक्क का निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निस्यंदन ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। अब हम चित्र जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। चित्र में क्या दिया हुआ है? ये चित्र है, क्या है? नेफ्रॉन तथा वासा रेक्टा द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि। इसमें देख सकते हैं हम क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो याद रख लेना, क्या दिया हुआ है। ये जो इधर से आ रही है वो अभिवाही धमनी, अभी मतलब आ रही है और जो जा रही है वापस वो क्या है? अपवाही धमनी, अनिधमनिका। फिर ये हमारा जो बनता है वो बोमेन संपुट है। क्या है? बोमेन संपुट है। कौन सा वाला? ये वाला बोमेन संपुट है। फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ये जो है वो ये है समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका, और ये है वल्कुट, और ये हमारा हेनले लूप। जो हेनले लूप है यू आकार का, वो देख लीजिए आप, ये अलग अलग दिया हुआ है। ये नेफ्रॉन है, ये वासा रेक्टा है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसा बिछा रहता है, वही वाला ऐसे ऐसे रहता है, यू आकार का बनता है। और ये देख सकते हो आप इसमें कि ये 300 ऑस्मोसिस पर लीटर है, और ये 600 है, 900 है, और नीचे जाओगे तो 1200, और इसी तरह से अगर ऊपर जाओगे तो वापस कम 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 होता जाएगा और वापस 300 पे आ जाएगा। ये याद रख लेना। इसमें जो कि दिया है वही चीज़ थी, ठीक है। जो चीज़ दी हुई थी थ्योरी में वही दी थी। अब आगे क्या है? वृक्क क्रियाओं का नियमन। अब आगे क्या है? वृक्क क्रियाओं का नियमन है। तो हम देखते हैं वृक्क क्रियाओं का नियमन क्या दिया हुआ है। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि सानिध्य गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियों रक्त आयतन या शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन एनडी हाई यूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है।
एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण को का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्य को रक्त वाहिनियों पर संकुचित प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से उच्च प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब जीएफआर जो है वो कब बढ़ जाता है, वो आ सकता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब, जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। जब जीएफआर का गिरावट होगा तब क्या होगा, रेनिन मुक्त होगा और वो कौन करेगा, जेजी कोशिकाएं करेगी। फिर आगे दिया है रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट को बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देती है। ठीक है, अगर यह एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक वैसोकैंस्ट्रिकर है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। कौन, तो एंजियोटेंसिन किसको बढ़ा देता है, जीएफआर को। और याद रखें कि ये जो है वो इसको कौन बदलता है, रक्त। रेनिन जो है वो रक्त में उपस्थित है तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है और एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो एक प्रभावी वाहिका संकीर्णक है और वो है गुच्छीय रुधिर दाब और जीएफआर को बढ़ा देता है। आगे देखिए एंजियोटेंसिन द्वितीयक वृक्कवल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। किसका, दूरस्थ समलित नलिका में किसका होता है, तो सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण होता है। अवशोषण तो होता ही है, अवशोषण नहीं होता, क्या होता है, पुनरावशोषण होता है, मतलब पुनः अवशोषण होता है। फिर है इससे भी रक्तदाब तथा जीआरएफ में वृद्धि होती है। इससे भी क्या होता है, रक्तदाब में वृद्धि होती है और जीएफआर में भी वृद्धि होती है। अगर जीएफआर में वृद्धि है तो गिरावट होता है, वृद्धि होती है तो रेनिन क्या होगा, कम हो जाएगा, याद रख लेना। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक एएनएफ स्रावित होता है। एएनएफ से वाहिका विस्फारण, रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से एफएन क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर क्या होता है, नियंत्रक का काम करता है। मतलब कौन, तो वह एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर कौन किसके प्रकार नियंत्रित काम करता है, तो एएनएफ क्रियाविधि जो है वह रेनिन एंजियोटेंसिन के ऊपर मतलब क्या होता है, नियंत्रक काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मूत्रण। अब क्या पढ़ेंगे हम, मूत्रण। क्या पढ़ने वाले, मूत्रण। वो है वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है। ठीक है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित होता है रहता है। मतलब जी जब तक अपनी इच्छा अनुसार अपन जैसे वॉशरूम जाते हैं तो पहले अपने को पता चलता है कि हम वॉशरूम आया है तो वॉशरूम जाते हैं, तभी हम वॉशरूम कर पाते हैं, नहीं कि वो ऐच्छिक संकेत है। आगे दिया है मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। क्या होता है, मतलब जैसे कि मूत्राशय भर जाएगा उसमें तो हमें मतलब वॉशरूम जाना है ऐसा हमें पता चल जाता है तो हम वॉशरूम चला जाते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश आता है। क्या बोला है, मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक मतलब कि एक बाहर निकलने के लिए जो मूत्र है वो निकलने के लिए प्रेरक संदेश आता है अपने को, तब हम वॉशरूम जाते हैं। आगे दिया है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है, याद रख लेना। अब हम आगे कुछ दिया हुआ है और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है
जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय पीएच इसका 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। कितना होता है? 25 से 30 ग्राम, ये भी याद रख लेना। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया, याद रख लेना, अगर मूत्र में ग्लूकोज ज़्यादा है तो क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया, तथा कीटोन काई की उपस्थिति कीटोनूरिया और मधुमेह डायबिटीज मेलिटस का लक्षण है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। मतलब हमारे वृक्क जो किडनी है वो तो उत्सर्जन में भूमिका निभाती है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे अंग है जो कि हमारे उत्सर्जन कराते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ? उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्ज्य अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन कौन? तो वृक्क के अलावा कौन कौन? फुफ्फुस यानी फेफड़े और यकृत और त्वचा जो हमारी चमड़ी होती है वो वाली। ठीक है, आगे दिया हुआ है हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 20 मिलीलीटर पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। मतलब जो हमारे फेफड़े वो भी क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकलते हैं, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है। किसका? पित्त का, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीविरुडिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि रहते हैं होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों का अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, जो हमारा यकृत है वो क्या काम करता है वो भी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारी जो त्वचा है वो क्या देती है। तो हम त्वचा के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियाँ तथा तेल ग्रंथियाँ भी इस द्वारा कुछ पदार्थ का निष्कासन करती है। कौन सी? श्वेत ग्रंथियाँ या तेल ग्रंथियाँ। जैसे आप देखे होंगे कि ऑयली हो जाता है, मतलब तेलीय हो जाता है हमारा चेहरा कभी कभी, तो वो क्यों होता है? तो वो है हमारी तेलीय ग्रंथियाँ। ठीक है, आगे दिया हुआ श्वेत ग्रंथि द्वारा निकालने वाला पसीना एक जलीय द्रव है। ठीक है, पसीना आता है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। मतलब लैक्टिक अम्ल और यूरिया हमारे पसीने के थ्रू निकल जाते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। मतलब जैसे कि हमारा मुख्य कार्य जो है त्वचा का वो उत्सर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी उत्सर्जन में सहायक होता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वाष्पीकरण द्वारा, मतलब वाष्पीकरण ही होता है उस पर सतह जो हमारी शरीर होती है उसे पसीना आने से वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए देखना कि अगर ज़्यादा गर्मी है तभी पसीना आएगी और वो शरीर को ठंडा करने के लिए आती है। ठीक है, आगे दिया है तेल ग्रंथियाँ सीबम द्वारा कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? देखो, लार द्वारा भी होता है, जो हमारी लार होती है उसमें भी नाइट्रोजन अपशिष्ट निकलते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे बीमार हो जाते तो बार बार थकते तो उसके थ्रू हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? वृक्क विकृतियाँ। वृक्क विकृतियाँ मतलब जो हमारी किडनी है उसकी कुछ बीमारियाँ होगी उसके बारे में दिया है। विकृतियाँ का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ विकृति आ जाती है, मतलब कि कुछ इसमें कमी हो जाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है वृक्क की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जिसे यूरीमिया कहते हैं। अगर हमारे वृक्क यानी किडनी में क्या हो जाता है? यूरिया इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो क्या कौन सी बीमारी होती है? उसे यूरेमिया हो जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बीमारी है। ठीक है, यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जिसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन होमोडायलिसिस, रक्त अपहरण द्वारा होता है। क्या होमोडायलिसिस भी होता है। ठीक है, रक्त अपहरण होमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपहरण इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कृत्रिम वृक्क कैसे कहते हैं? तो हम हिपेरिन डालते हैं उसमें। ठीक है, तो वही वाला होमोडायलिसिस वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह एक एस द्रव में घिरी रहती है, जिसका संगठन नाइट्रोजन अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपवहनी द्रव में अणुओं का आगमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपवहनी द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? याद रख लें, नाइट्रोजन अपशिष्ट जो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं।
शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। मतलब बहुत सारे लोग, जो हजारों लोग बीमार होते हैं, उसके लिए क्या है, बहुत बहुत ये विधि फायदेमंद है। अब आगे देखिए, वृक्क की क्रियाहीनता, मतलब जो वृक्क है यानी किडनी है, उसकी क्रियाहीनता मतलब वो काम नहीं कर पाया तो क्या है, वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण का अर्थ है कि हम किसी डोनर के पास से किडनी ले लेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि इसकी किडनी खराब हो गई तो दूसरों के पास से डाल देते हैं, उसी को प्रत्यारोपण बोलते हैं। प्रत्यारोपण में मुख्यतया निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिक विधियाँ इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती है। मतलब कि जो हमारी किडनी है दूसरे से हमारे शरीर में, जैसे कि मान लो मेरी किडनी खराब है तो अब दूसरों से मैं ले लूँगा, और जिससे हमारा मतलब कुछ मिलता जुलता होगा, उससे कुछ भी होगा तो संबंधी, निकट संबंधी का अर्थ है कि जो मतलब खून से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो सकता है कि जो हमारे से मिल रहा है उससे हम ले लेते हैं। फिर है रीनल कैल्कुलाई, आगे क्या दिया है, रीनल कैल्कुलाई क्या है, वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि। मतलब रीनल कैल्कुलाई हमारी जो क्या है, पथरी है, ठीक है, जो कि किडनी की में पथरी होती है, ठीक है, या किसी न किसी को हो जाएगी, और आजकल लोगों बहुत सारों को में हो जाती है। अब आगे देखो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छ शोथ, वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता, मतलब कि कुछ कमी हो जाती है, जो गुच्छ होता है ना हमारा उसमें, जैसे मैं इधर देखता हूँ गुच्छ, कौन सा गुच्छ, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चित्र में भी दिया था, मतलब ये वाला जो है उसमें कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, केशिका गुच्छ जो ग्लोमेरुलर से, इसकी बीमारी का नाम भी आप देख लो कि क्या है, उससे ही रिलेटेड है, क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, गुच्छनोज, ठीक है, गुच्छ शोथ है, शोथ मतलब कुछ कमियां हो जाती हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद, और ऐसे ही सोपट बनाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलती रहेगी, और आप देखते रहिएगा, और आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, और ये भी बताइए कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए और ज़रूरत पड़े, और कौन सी क्लास पे वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं अगला वीडियो और लेके आऊँगा। अगला, ये तो अध्याय समाप्त हो गया है, तो अगला अध्याय लेके आऊँगा, तो वो कौन सा लेके वो कमेंट करना, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से ले आऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।